दोस्तों, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि चाइना अपने ही नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए 196 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, जो उसके कुल खर्चे का 7% है। दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर चाइना पूरी दुनिया के बीचों बीच आ गया है। वहाँ से आने वाली हर तस्वीर को दुनिया गौर से देख रही है, जिसमें चाइना के अंदर जिंदगी की घुटन साफ साफ दिखाई देती है। चाइना में ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सही सलामत रहे। बेकसूरों का खून भले ही बह जाए, लेकिन पार्टी के एजेंडे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो लगातार अपने ही लोगों पर नजर रखती है। चाइना की जनसंख्या करीब 140 करोड़ है। इस तरह चाइना करीब 1000 रुपए प्रति वर्ष अपने नागरिकों की निगरानी पर खर्च करता है। 15 लाख करोड़ चाइना में पुलिस, खुफिया तंत्र, जेल, अदालत पर खर्च होता है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। दरअसल चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, मतलब कि एक ही पार्टी की सरकार बनी रहती है, बस नेता बदल जाते हैं। सिद्धांतिक रूप से चाइना को 3 संस्थान चलाते हैं: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सेना और सरकार। लेकिन असल में सारा कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही करती है, जिसका नेता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है, जो पार्टी को चलाता है। इस तरह सेना, सरकार, सोसाइटी और कारोबार सबके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कही बात पत्थर की लकीर होती है। 1 अक्टूबर 1949 से कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को चला रही है। वहाँ की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, मगर पार्टी में सिर्फ 9 करोड़ सदस्य हैं। आखिर चाइना की आबादी सबसे ज्यादा होने के बाद भी रूलिंग पार्टी में सदस्य कम क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होना बहुत ही मुश्किल है। बचपन से ही पार्टी वफादारी का सबक सिखाना शुरू कर देती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हिस्ट्री याद करवाई जाती है। पार्टी के लोगों को सम्मान करवाना सिखाया जाता है। छोटे बच्चे हाई स्कूल तक आते आते कम्युनिस्ट यूथ लीग में शामिल हो जाते हैं, लेकिन यूथ लीग के बाद पार्टी का सदस्य बनना बहुत मुश्किल होता है। जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पार्टी से वफादारी और लगन दिखानी और जतानी पड़ती है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ना इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि पार्टी के इशारों पर ही सारी कंपनियों में भर्तियां होती हैं। बिजनेस के लिए भी कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल जरूरी होता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध करने का मतलब मुसीबत को बुलावा देना है, सरकार से मिलने वाली छूट को खोना है। चाइना के राष्ट्रपति के चुनाव में कहीं से भी चाइना की जनता की भागीदारी नहीं होती है। ये काम नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है, जो जरूरत पड़ने पर चाइना का संविधान भी बदल सकती है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस का गठन कम्युनिस्ट पार्टी के एलीट मेंबर्स करते हैं, जो 3000 से भी कम होते हैं, यानी कि जनता की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए उनके साथ हो रहे अत्याचार की बहुत कम तस्वीरें सामने आ पाती हैं। शहर शहर फैले कम्युनिस्ट पार्टी के जासूस सरकार के काम को आसान करते हैं। शिनजियांग शहर में कथित एजुकेशन कैंप है, जो किसी डिटेंशन कैंप से कम नहीं है। यहाँ उइगर मुसलमानों पर जुल्म की बात आम है। ये सब इस्लामी मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर होता है। एक अनुमान के मुताबिक चाइना की सरकार 10 लाख लोगों के साथ ऐसा कर रही है। अमेरिकन सांसदों के सामने टॉर्चर झेलने वाली एक उइगर महिला ने बताया कि मैं हमेशा असुरक्षित महसूस करती हूँ। हमें शी जिनपिंग की जय बोलने को मजबूर किया जाता है। महिला की एक सहयोगी ने बताया कि जो नारे और नियमों को 14 दिन के अंदर याद नहीं रख पाता है, उसे बिना खाना दिए मारा जाता है। यह भी दावा है कि शिनजियांग में बने डिटेंशन कैंप में उइगर लेडीज के बाथरूम में कैमरे भी लगे हैं। टॉयलेट जाने के लिए लेडीज को सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं। इसके बाद दरवाजा खटखटाया जाने लगता है। जो वक्त पर बाहर नहीं निकलता है, उसे इलेक्ट्रिक बटन से सिर पर मारा जाता है। शौक की हालत में कैदियों को बोलना होता है कि सॉरी टीचर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही टॉर्चर के जरिए चाइना अपने लोगों के मन में डर भरता है और साथ ही उनमें पार्टी का देशभक्त वाला प्रोपेगेंडा चलाता है। इस तरह शिनजियांग हो या फिर बाकी चाइना, सब पर कम्युनिस्ट पार्टी नजर रखती है। इसी सिस्टम का फायदा चाइना ने कोरोना की खबरों को कंट्रोल करने में किया, क्योंकि चाइना में कौन कहां घूम रहा है, इसकी पूरी खबर पार्टी को होती है। चाइना की कंपनियां नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017 से बंधी हुई हैं। ये कानून कंपनियों में सरकारी दखल को मंजूरी देता है, जिसमें साफ लिखा है कोई भी संगठन और व्यक्ति नेशनल इंटेलिजेंस के काम में सहयोग और समर्थन करेगा। इसी कानून का सहारा लेकर चाइना दुनिया भर में अपनी कंपनियों के जरिए लॉबिंग कराता है। न्यूजीलैंड की कैंटरबरी यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर एन मैरी बॉडी ने चाइना की इस लॉबिंग को दुनिया के सामने रखा। मैजिक वेपन नाम के अपने रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी फॉरेन पॉलिसीज और अपनी संस्थाओं को एक फ्रंट पर रखती है। रिसर्च पेपर में लिखा गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में चाइना की आर्थिक कूटनीति को 4 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1, विदेशों में मौजूद चाइना के लोगों को देश के लिए विदेश नीति एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। नंबर 2, पीपल टू पीपल, पार्टी टू पार्टी और चाइनीज कंपनीज और विदेश कंपनीज में बेहतर तालमेल बनाया जाए। नंबर 3, तालमेल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फॉरेन पॉलिसी सही तरीके से लागू कराई जाए। और नंबर 4, एक ग्लोबल और मल्टी प्लेटफॉर्म बेस्ड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ा जाए। ऐसा करके चाइना दूसरे देशों में मौजूद अपने लोगों और संस्थाओं से वहां अपना एजेंडा लागू करवाता है। पिछले साल भारत ने 23.7 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट और 35.95 लाख करोड़ रुपए का सामान
इंपोर्ट किया। इस तरह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का घाटा करीब 12.87 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें चाइना की अकेले 40% की हिस्सेदारी है। मैन्युफैक्चरिंग में चाइना दुनिया का बेताज बादशाह है। वो सुई से लेकर शिपयार्ड तक दुनिया को बेच रहा है। यही वजह है कि चाइना के खतरे के बावजूद भारत उसे नाराज कर जोखिम नहीं उठा सकता है। बाकी दुनिया की तरह भारत भी चाइनीज डायग्नोस्टिक किट पर उठे सवालों के बीच उससे 400 टन मेडिकल साजो सामान खरीद चुका है। अगले कुछ दिनों में चाइना के 5 शहरों से करीब 20 उड़ानें और भारत आएंगी, जिसमें मेडिकल सप्लाई आनी है। दुनिया में 2 चाइना है। पहला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि दूसरा रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान है, जहां 1949 से स्वतंत्र सरकार है, जहां भारत की तरह लोकतंत्र है, जबकि चाइना में एक पार्टी का राज है। दरअसल 1912 में चाइना में राजवंश का खात्मा हुआ और वो ROC यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। लेकिन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज चाइना पर शासन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मौजूदा नेशनलिस्ट सरकार को हटा दिया, जिसके नेता भागकर ताइवान चले गए। ताइवान आज दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल है। लोगों की इनकम भी वहां पर चाइना के मुकाबले ज्यादा है और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र है। कम्युनिस्ट पार्टी को डर है कि अगर ताइवान आजाद देश बन गया तो उसके यहाँ भी लोकतंत्र की मांग तेज हो सकती है, इसलिए वो हर हाल में ताइवान को चाइना में मिलाने पर लगा हुआ है। ताइवान को घेरने के लिए चाइना अपने सबसे असरदार हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। वो उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। ताइवान की टूरिज्म इंडस्ट्री भी चाइना से आने वाले लोगों पर निर्भर है। अब चाइना इसी निर्भरता का फायदा उठाकर ताइवान की मौजूदा सरकार पर दबाव डाल रही है, लेकिन वहाँ के लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। भारत भी चाइना की रणनीतियों से परेशान है। डोकलाम इसका सबूत है। जानकार मानते हैं कि अगर भारत चाइना पर ऐसे ही निर्भर हो गया तो उसके चक्रव्यूह में फंस सकता है। कोरोना की वजह से जब 1929 में आए ग्रेट डिप्रेशन से बड़ी आर्थिक मंदी का हवाला दिया जा रहा है, तब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को याद कर सकते हैं, जिनके नेतृत्व में अमेरिका ने इतिहास की सबसे बड़ी भयानक मंदी को मात दी थी। रूजवेल्ट ने न्यू डील नाम से प्लान बनाया, बेरोजगारों के हाथों में पैसे रखे, स्टेडियम, पार्क, स्कूल का कंस्ट्रक्शन शुरू करके करीब 30 लाख लोगों को रोजगार दिया। मंदी से निपटने के लिए नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप शुरू किया, बैंक भी बचाए और डिपॉजिट की सरकारी गारंटी दी। कुल मिलाकर रूजवेल्ट ने अमेरिका के हर नागरिक के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा की। इसका नतीजा ये हुआ कि रूजवेल्ट लगातार 4 बार चुनाव जीते, जो अमेरिका में रिकॉर्ड है। आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।